आशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। मंगलवार को नीमच कलेक्टर कार्यालय पर जिले की जिलन तहसील अंतर्गत आने वाले गांव तीखी रुंडी के रहने वाले एक पीड़ित परिवार के सदस्यगण पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम एक शिकायती आवेदन दिया। आवेदन के माध्यम से पीड़ित परिवार ने बताया, विगत 4 अक्टूबर की रात्रि में आरोपियों द्वारा विवाद के चलते उनके परिजनों पर हथियारों से लैस होकर हमला किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने अपनी कार से कुचलकर 2 लोगों की हत्या कर दी, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस वारदात को अंजाम देने के बाद अब आरोपी परिवार को धमका रहे हैं। आवेदन के माध्यम से पीड़ित परिवार ने मांग है कि उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ और कठोर कार्रवाई की जाए। सभी आरोपियों के मकानों को जमींदोज किया जाए। जो ऐसा कौन से गांव से आए हैं, किस बात को लेकर यहाँ पर आज आए हैं? हम गांव तिकीरुंडी से आए हैं और कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने आए हैं। क्या मांग रखी? हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में कुछ मर्डर हुए हैं। 2 मर्डर हो गए हैं, बहन का और बड़े पापा का, और 4 आदमी घायल है, 4 से 5। तो हम चाहते हैं कि कलेक्टर साहब को 2-3 बार ज्ञापन पहले भी दे चुके हैं। ये हमेशा आश्वासन देते रह रहे हैं, अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांग है कि उन परिवार का बुलडोजर चलना चाहिए, उनको मतलब मकान तोड़ने चाहिए और इसको सजा मिलनी और घटना है। क्या मामला था? ये 4 अक्टूबर रात की घटना है, 8 बजे की। घर पे कुचल के मारा गया उनको। 4 बार कार से कुचल के मारा है। बंदूकें, तलवारें, 4 छुरी, पत्थर, लठ, सलिए सब लेके आए थे वो लोग। कौन थे जिनने ये सुखलाल नाथ, रमेश नाथ और मोहन नाथ सरपंच, उसके बाद एक दुर्गेश नाथ, एक उसके पापा नारूनाथ देवड़ा। तो उनको कोई पुलिस ने कोई कार्रवाई तो की थी ना उसके बाद? सर, उनने सिर्फ उनको 5 को पकड़ लिया है। बाकी हमारी मांग है कि उनको मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनके मकान तोड़े जाएं, ताकि आगे चल के ये कदम ना उठाए। और वो पैसे वाले लोग हैं, दबंग पार्टी है। तो अभी आप मिले, क्या कहा गया? अभी हमने एक ज्ञापन दिया है, तो ममता जी खेड़े तहसीलदार साहब ने भी एक साइन करके दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे 2-4 दिन के अंदर। अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो हम भोपाल सीएम तक जाएंगे। आपका नाम? विक्रमनाथ परमार। मंगलवार को जिला पंजीयन कार्यालय नीमच का निरीक्षण करने पंजीयन विभाग के उप महानिरीक्षक उमा शंकर वाजपेयी नीमच पहुंचे। यहां की व्यवस्थाओं का उन्होंने निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी हासिल की। दरअसल इस वित्तीय वर्ष के दौरान जिले में खास तौर से नीमच शहर में कम रजिस्ट्रियां हुई है। इससे शासन को कम राजस्व की प्राप्ति हुई है, जिसको लेकर डीआईजी ने गंभीरता से लिया और आज नीमच पहुंचकर जिला पंजीयन कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दस्तावेजों की जांच की, कमियों को देखा, सभी डॉक्यूमेंट व संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर नीमच के रॉयल स्टेट प्रॉपर्टी ब्रोकर संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने उप महानिदेशक से मुलाकात कर एक ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन के माध्यम से प्रॉपर्टी ब्रोकर्स ने बताया कि विगत दिनों कई जगह नीमच शहर में प्रॉपर्टी की गाइडलाइन इतनी बढ़ाई गई है कि जिससे आम लोगों का प्रॉपर्टी खरीदना कठिन हो रहा है, जिसके चलते सरकारी राजस्व और प्रॉपर्टी ब्रोकर्स का नुकसान हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि नीमच शहर में प्रॉपर्टी की गाइडलाइन को कम किया जाए। इस संबंध में उनके द्वारा समय समय पर कई बार ज्ञापन व आवेदन भी शासन को दिए गए, मगर अब तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। वहीं बंगला बगीचा में अधिक गाइडलाइन होने से वसीयतनामा पट्टनामा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आम जनता को भी परेशानी हो रही है। ज्ञापन के माध्यम से अन्य समस्याओं का समाधान करने की गुजारिश की गई। प्रॉपर्टी ब्रोकर ने मुख्य रूप से शहर की गाइडलाइन कम किए जाने की मांग की है। इस अवसर पर प्रॉपर्टी ब्रोकर संघ के राजेश जैन, राजेंद्र जारोली, अजय सैनी, दौलत चारण, जितेंद्र मेहता, अतुल जैन, यशन मोटवानी आदि प्रॉपर्टी ब्रोकर्स मौजूद रहे। नीमच जिले में अभी जो आय लक्ष्य दिया गया था ना, उसमें थोड़ा वृद्धि प्रॉपर नहीं हो रही थी। उसको देखने के लिए हम लोग आए हुए थे यहाँ पे कि क्या कारण है। सर, रियल एस्टेट ब्रोकर्स ने आपको दिया, काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं लगातार गाइडलाइन को लेकर कुछ विसंगतियाँ, क्या कुछ समस्या इनकी सुनी और क्या आश्वासन देंगे सर? हाँ, इन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया हुआ है। इस प्रतिवेदन में विचार करने के बाद जैसा कि वो चाह रहे हैं कि कुछ बंगलों में ज़्यादा रेट हो गए हैं, तो जिला मूल्यांकन समिति जो कि सक्षम समिति है, उसके समक्ष इसको रखा जाएगा। उसके विचारोपरांत ही शासन निर्णय लेगा। सर, गाइडलाइन को लेकर भी बात की गई, गाइडलाइन को भी लगातार चल रहा है, उसको लेकर भी किस तरह देखेंगे?
गाइडलाइन तो प्रतिवर्ष बनाई जाती है, उसको नियमानुसार इसका निराकरण किया जाता है। सर निरीक्षण तो आपने किया, उसके दौरान जो कमियां पाई गई, किस तरह की कमियां पाई गई जो व्यवस्थित नहीं हो पाई लक्ष्य के लिए? अभी तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेंगे, डॉक्यूमेंट कम हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट तो छोटे छोटे वैल्यू के डॉक्यूमेंट ज़्यादा हो रहे हैं। पहले जो थे बड़े डॉक्यूमेंट हुए, और पहले चूँकि लीज डीड भी हो गई थी अल्ट्राटेक की और जेके सीमेंट की, है ना, तो उससे ज़्यादा इनकम हो गई। अभी चूँकि वो इस बार से नहीं हो पा रही है, इसलिए इनकम में कमी पड़ी। सर स्टाम्प वेल्डर को लेकर क्या नियम होते हैं, किसका स्टाम्प वेल्डर लाइसेंस जो होता है कौन चला सकता है, क्या नॉर्म्स क्या होते हैं सर? तो जिसको लाइसेंस दिया जाता है वो चला सकता है। सर यहाँ पे पहले भी मामले आए हैं कि स्टाम्प वेल्डर्स जो हैं दूसरी जगह का लाइसेंस लेकर दूसरे लोग चलाते हैं, स्टाम्प की ज़्यादा रेट लेते हैं। पूरा स्ट्रिंग के साथ वीडियो देने के बाद डीआर आपके जो यहाँ पे सर जो हैं पंजीयक सर का, उनका कहना है मामले में शिकायत करता आएगा तो मैं कार्रवाई करूंगा, बल्कि जो खबर चलाते हैं उन्हें नोटिस दिए जाते हैं, लेकिन वीडियो पे एक्शन नहीं लिया जाता आपके अधिकारी द्वारा। स्टाम्प बड़ी हुई रेट में बिक रहा है और लाइसेंस नहीं है वो बेच रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी यदि कोई शिकायत हो तो आप बताइए, उसमें हम कार्रवाई के निर्देश देंगे। तो सर बिना शिकायत के अधिकारी का दायित्व नहीं होता है कार्रवाई करना? बिल्कुल दायित्व है। अगर देखा जाता है, सुना जा रहा है कि भाई ऐसे कोई गड़बड़, निश्चित रूप से करना जाना चाहिए, तो निर्देश दिया जाएगा। ठीक है, क्या है, क्या मांग की गई है? भाई ये हम लोग तो शुरू से ही मांग कर रहे हैं, और अब तो सरकारी अधिकारियों ने भी मान लिया है, डीआईजी भोपाल ने भी मान लिया है, या भोपाल का जो सक्षम कार्यालय है जो पंजीयक विभाग के अंडर में आते हैं या उनके द्वारा जो यहाँ अंडर में आते हैं, उन लोगों ने मान लिया कि लगातार रेवेन्यू कम हो रहा है शासन का। तो क्यों हो रहा है, तो इसके लिए जांच के लिए ही आए हैं यहाँ पे सब लोग। और हम लोग तो लगातार ये मांग कर रहे थे, हर वर्ष मांग करते हैं, और पिछली बार भी हमने कहा था, डंडोतिया जी यहाँ रजिस्ट्रार थे, उठपटांग गाइडलाइन बना के गए थे, और हमने जब भी कहा था ज्ञापन में कि भाई आप लोग ये कर रहे हो तो शहर को भी नुकसान है, शासन को भी नुकसान है, और अंतर्गत यही हुआ। आप देखो कि वाकई में इतनी बहुत कम हो गया रेवेन्यू शासन का, और शहर में प्रॉपर्टी का काम भी जो है न बाहर मिल रहे हैं, शेयर बहुत है। लगातार प्रॉपर्टी के यहाँ पे डाउन तैयारी करने, भाई ये गाइडलाइन हो जाए, सरकारी जो नीतियाँ है, बंगले बगीचे की एक बड़ी समस्या है, उसका भी एक सम्मानजनक हल नहीं हो पाया है, उसकी भी हम लोगों ने लगातार मांग करी थी। उसके कारण भी, और जब यहाँ पर बंगले एरिया 10 साल से रजिस्ट्री पर बैन था, तो भी लगातार गाइडलाइनें बढ़ाई जा रही थी, जबकि जिस एरिया में कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही है और उसकी गाइडलाइन हर साल बढ़ाओगे, तो आज 10 साल बाद जब उसकी गाइडलाइन खुली या रजिस्ट्री खुलेगी तो वो अपने आप कितनी बढ़ जाती है, आप देखें। आप राजेश जी, आपने ज्ञापन जो दिया उसमें 8 बिंदुओं पे बात करी है, गाइडलाइन के अलावा भी और क्या प्रॉपर्टी ब्रोकर जो आपकी मांग है, क्या कुछ आपकी मांग है? गाइडलाइन के अलावा हमारी एक और ये बात थी कि भाई बंगले बगीचे एरिया की जो गाइडलाइन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी जो है गाइडलाइन कम की जाए, ताकि लोग व्यवस्थापन करा सके, पट्टा करा सके। बहुत से लोग तो इसलिए नहीं करा पा रहे हैं कि उनकी गाइडलाइन ही इतना हो रहा है कि जितने का प्लाट नहीं उससे ज़्यादा तो उसकी वैल्यू बन रही है बंगलों की, और हर साल की जो लीज आ रही है वो उठपटांग ली जा रही है। आवासीय की लीज भी बहुत ज़्यादा है, और कमर्शियल में तो बहुत ज़्यादा है। लाखों रुपए जो लीज के आदमी भरेगा तो किराएदार हो गया। और किस तरह की मांग है? और इसी तरह की और भी बहुत तरह की मांग हमने, सुविधाएं वहाँ पे जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में, कोरोना के टाइम पर जो अंदर रजिस्ट्रियाँ होती थी, कोरोना ख़त्म हो चुका है जैसे अब, तो भी अभी रजिस्ट्रियाँ बाहर हो रही है, और बाहर आम आदमी जो रजिस्ट्रार ऑफिस आता है, चाहे ब्रोकर लोग आते हैं या क्रेता विक्रेता आता है, तो उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है। कोई कितनी गर्मी में लोग खड़े रहते हैं, धूप रहती है तेज, उन सब की मांग अनमें की वहाँ भी सुविधाएं प्रदान की जाए सभी को। लगातार आपके द्वारा मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कई मांगों पे आपके निराकरण नहीं होता है। लगातार हम लोग मांग करते हैं, पर कुछ मांगों पे होता है, पर जो एक सेटिस्फेक्शन वाला होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। अगर गाइडलाइन को लेकर लगातार मांग करते जा रहे हैं, अभी तक इसको कोई निराकरण नहीं हुआ है। हाँ, अभी तक अब की बार वापस से ये दिलीप बिहार से, अब जो हमारे विधायक हैं उनसे अभी हम उनके ही जाने का सोच रहे हैं, तो एक बार और मांग करेंगे। और अभी जो वापस मार्च में भी नई गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू होती है, जिसकी प्रक्रिया अभी 1 जनवरी से चालू हो जाएगी यहाँ ऑफिस में, तो हम लगातार वो प्रयास करेंगे इस संबंध में और कार्रवाई तेज करें। 2024-25 की गाइडलाइन जो अनहोनी है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? 2024-25 में हम लोग यही सोचते हैं कि भाई अभी व्यवसाय 2 साल से ठप पड़ा हुआ, प्रॉपर्टी व्यवसाय भी, उसका एक बहुत और भी कारण है, पर एक कारण गाइडलाइन का भी आता है उसमें, और बंगले बगीचे का भी आता है। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि इस बार अभी से ही हम प्रयास करें तो गाइडलाइन नहीं बढ़े, और बंगले बगीचे की जो पट्टे में जो कमियां हैं वो अभी से सुधार की जाए, ताकि मार्च तक वो सुधार हो जाए, फरवरी मार्च तक, तो अप्रैल से वापस बढ़िया बाजार चले और अप्रैल में गाइड। मंगलवार को नीमच के शासकीय मिडिल स्कूल ग्राउंड पर सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को सामाजिक संस्था भारत विकास परिषद के द्वारा स्वेटर वितरित किए गए। इसी कड़ी में यह स्वेटर वितरण कार्यक्रम मिडिल स्कूल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 180 छात्र छात्राओं को स्टेटस वितरित किए गए। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष चमड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्था को ज्ञात हुआ था कि उक्त विद्यालय में पढ़ने वाले
बच्चों के पास स्वेटर का अभाव है और सभी बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं। ऐसे में उनकी साइज और नाप के आधार पर उन्हें स्वेटर भेंट किए गए। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष मनीष चमड़िया, सचिव सुशील गट्टानी, सुनील सिंह, मनोज महेश्वरी, शेखर जैन सहित आदि पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित रहे। परिषद द्वारा यहाँ पर किस प्रकार कार्यक्रम रखा गया और क्या वितरण किया गया? भारत विकास परिषद नीमच शाखा के सदस्य हम लोग, हमको यहाँ से सिंधी सारा शाखा से पता लगा कि यहाँ बच्चे जो हैं वो नेप वर्ग के हैं, उनके पास सर्दी में पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। चूँकि सर्द हवाएं चालू हो गई है तो बच्चों के लिए हम लोगों ने स्वेटर का वितरण किया है। टोटल 180 बच्चे थे यहाँ पे, उनकी साइज़ के अनुसार हमने सबको स्वेटर पहनाए हैं। आप ये देखिए सभी बच्चों को स्वेटर पहना दिए। कुछ साइज़ चेंज हुई है वो भी मंगवाई गई है। टोटल 180 बच्चों को हमने यहाँ स्वेटर पहनाए हैं सर्दी से बचाने के लिए। आपका नाम? डॉक्टर मनीष चमड़िया, अध्यक्ष भारत। विधानसभा चुनाव को लेकर स्थगित की गई प्रति मंगलवार को लगने वाली जनसुनवाई अब चुनाव के बाद अब फिर शुरू हो चुकी है। जनसुनवाई प्रारंभ होने के बाद एक बार फिर मंदसौर जिला कलेक्टर कार्यालय सुशासन भवन पर पीड़ित परेशान लोग अपनी फरियाद लेकर अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं। इस मंगलवार भी बड़ी संख्या में जिले भर से लोग जनसुनवाई में अपने शिकायती आवेदन लेकर पहुंचे। जिले के दलोदा क्षेत्र के तासखेड़ी गांव के कृष्णपाल भी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। कृष्णपाल ने बताया कि उनके गाँव से निकली एक सड़क में उनकी खेती हर भूमि का हिस्सा गया, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिला। इस बात को लेकर वह लंबे समय से परेशान है। मुआवजे की मांग लेकर कृष्णपाल आज फिर जनसुनवाई में पहुंचे और आवेदन देकर मुआवजे की मांग की। इसके साथ ही अन्य कई पीड़ित परेशान लोग भी जनसुनवाई में पहुंचे और अपनी परेशानियां बताई। मेरा नाम है कृष्णपाल सिंह, पिता भूपेंद्र सिंह, गांव ताजखेड़ी का रहने वाला हूं और दलोदा तहसील के अंदर ग्राम पंचायत में पड़ता है ताजखेड़ी गाँव। मेरे ताजखेड़ी से आकोदड़ा का रोड का जो काम चला उसमें मेरी निजी भूमि निकली हुई। मेरे को कम से कम 7-8 महीने ऊपर हो गए। अभी तक ना तो मुआवजा मिला और ना कुछ। मेरे को मैंने दोनों ऑप्शन दिए इसमें, या तो ज़मीन के बदले ज़मीन दे दे या फिर मुझे मुआवजा दे दे। उसमें से अभी तक किसी का मैंने कोर्ट में केस लगाया, वहाँ से मेरे को स्टे प्राप्त हुआ है। अभी क्या बताएगा? अभी जन सुनवाई में कम से कम 15 बार आ चुका हूँ और यहाँ पर मैडम को मैंने एक फाइल दी है, उसमें मेरे को बोलते हैं कि ये सरकारी भूमि तो नहीं है, इसकी चेक करवाओ और इसका ये करो। जबकि मेरे पास मेरे मम्मी के नाम से सिर्फ ज़मीन में और रिकॉर्ड है सारा। मेरे को बैंक भी लोन दे रहे उस पर, और मैंने सर्वे भी करवाया और मैंने पटवारी को भी पूरी नफ्ती करवाई। पीडब्ल्यूडी में जब रोड गया तो उसका पीडब्ल्यूडी के साहब और पटवारी, गिरदा और तहसीलदार सब आए। अब देने के लिए अब ये होते हैं तो अधिकारी लोग बोलते हैं कि सरकारी तो नहीं है, वो तो नहीं है। मतलब 17 भावना जाँच की बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णपाल सिंह है। मंगलवार दोपहर मंदसौर शहर की नाहर सैयद दरगाह रोड गुलमोहर कॉलोनी के पास एक ओवरलोड डंपर पलट गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन स्थानीय लोगों ने भारी वाहनों के नगर में प्रवेश का विरोध किया और बड़े हादसे का अंदेशा भी लगाया। दरअसल शहर के नाहर सैयद बाबा दरगाह रोड पर मंगलवार दोपहर यह डंपर वाहन ब्रेक फेल होने की वजह से रिवर्स हुआ और अचानक से पलटी खा गया। गनीमत रही कि ट्रक की चपेट में कोई नहीं आया। हादसे में सड़क सहित एक घर मामूली क्षतिग्रस्त हुआ। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे के बाद ट्रक मालिक व चालक मौके से भाग निकले। स्थानीय लोगों ने विरोध किया और कहा कि इस प्रतिबंध के बावजूद भी रिहायशी इलाके में भारी वाहनों का इस तरह प्रवेश करना जिम्मेदारों की लापरवाही साफ दर्शा रहा है। सबसे पहली बात तो भैया ये कि मेन शहर के अंदर और रहवासी क्षेत्र के अंदर इतना भारी वाहन प्रवेश कर गया और यहाँ पे लोडिंग के द्वारा जो मटेरियल डाला जा रहा था, जबकि पहले भी ये जब सुबह लेकर आए तो इस घाटी को जब चढ़ा रहे थे तो पहले भी क्षेत्रवासियों ने कहा था कि सब टेका लगा के इसको जैसे तैसे धीरे धीरे चढ़ा रहे थे। तब क्षेत्रवासियों ने इकट्ठा होकर इसको मना किया था कि अब दोबारा मत आना। तो ड्राइवर ने मना भी किया था और जो डलवा रहे थे उन्होंने भी मना किया था कि अब दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही करके यहाँ पर लेकर आया। आज ये बच्चे कच्चे सारे रहते हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, 4 व्हीलर खड़ा और घर के अंदर जाकर लगा। अगर वो दीवार नहीं होती तो पूरे घर के अंदर ट्राला अंदर जा रहा था। कोई जनहानि हो सकती थी? जनहानि हो सकती थी सब, बिल्कुल हो सकती थी। और पहली बात तो ये है कि जब इतना भारी वाहन शहर के अंदर प्रवेश ही नहीं हो सकता है तो आपने कैसे आ गया? कितनी बड़ी लापरवाही है सब इसमें। यातायात विभाग इस पर बिल्कुल रूप से ध्यान दे। आपका नाम? मेरा नाम माजिद चौधरी। भी आज ट्रक घुसते बचा है। हाँ, मेरे ही घर है और इन्हें मना करा था। पहले भरगवा लाए थे और चढ़ा रहे थे तो पहिए उठ जा रहे थे। हमने सबने मना किया। उसके बाद ये तो फिर ये तो हम लोग चले गए। फिर डबल ये तो आए और आने के बाद ये तो दीवार थी, वरना मेरा पूरा घर टूट गया था। ये देखिए अब ये कोना वगैरह सब टूट गया है।
और घर के अंदर जो है तो पूरा परिवार है, बच्चे वगैरह सब हैं, सब मारे जाते हैं। ये तो हमारी दीवार थी, इससे टकराया तो थोड़ा सा कोना टकराया घर का। बाकी कैसे पता चला आपको जब अड़ी हो गई, आवाज़ आई होगी? मैं जो है तो आ रहा था तो एकदम आवाज़ आई, तो मैं दौड़ के आया हूँ वापस। कौन से क्षेत्र में घटना हुई? ये गुलमोहर कॉलोनी, क्या नाम? नाथ सैयद दरगाह रोड, मंसूर। मेरा नाम हाजी शमशाद अली। ये जो है रहवासी इलाका है और यहाँ पे भरे हुए ट्रक और डंपर ट्रैक्टर वगैरह सब घाटी चढ़ते हैं। यहाँ बच्चे खेलते हैं, सबकी जान का रिस्क है। उसके बाद यहाँ पे जब ये डंपर पलटी खाया तो ट्रक का जो मालिक है अनवर मंसूरी, वो ट्रक छोड़ के यहाँ से भाग गया। अब अगर यहाँ कोई बच्चा होता या कोई दुर्घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन है? और इतनी बड़ी घाटी है और उल्टी ट्रक आया रिवर्स वापस से पलटी खा गया क्योंकि उसका ब्रेक ही फेल हो गया। और जो ट्रक का ड्राइवर है वो बता रहा है कि उसने मालिक से बोला कि इसके नीचे वोट लगाओ, वो कुछ भी उसकी सहायता करने के बजाय यहाँ से भाग गया और अब पूरे घर के अंदर ये टकरा गया है। वो तो बच गए, यहाँ से ये ट्रक पलटी खाया, नहीं तो घर के अंदर घुसता तो कितनी जनहानि हो सकती थी। आपका नाम? मेरा नाम जीशान है, मैं गुलमोहर कॉलोनी में रहता हूँ। मंगलवार को मंदसौर नगर पालिका टीम द्वारा शहर की मुख्य चौराहा व सड़कों पर लगे अवैध बैनर पोस्टर को हटाने की कार्रवाई की गई। बता दें कि समय समय पर नगरपालिका टीम द्वारा शहर की सुंदरता को खराब करने वाले अवैध बैनर पोस्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसी कड़ी में मंगलवार को भी नगरपालिका अमला सड़कों पर निकाला और मुख्य चौराहा व सड़कों पर लगे मान्यों व अन्य बैनर पोस्टर को हटाने की कार्रवाई की। बता दें कि यह बैनर पोस्टर शहर की सुंदरता को खराब करते हैं, इसके साथ ही दुर्घटनाओं के कारण भी बनते हैं। लिहाजा लगातार नगरपालिका टीम द्वारा इन्हें हटाने की कार्रवाई लगातार की जाती है। कितने दिन तक चलेगा? शहर से जो कार्यक्रम हो चुके हैं एवं कई दिनों से लगे हैं, ऐसे फ्लैक्स, सभी फ्लैक्सों को हटाया जा रहा है और यह कार्रवाई निरंतर चलेगी। कब तक चलेगी? निरंतर कार्रवाई की जाएगी। राजेश दाऊ, अभी हमने गांधी चौराहा, पुलिस पेट्रोल पंप और ये महू नीमच रोड से हटाया। मंदसौर शहर की बालगंज क्षेत्र स्थित एक पीड़ित परिवार नारी शक्ति टीम के साथ मंदसौर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और लापता अपनी नाबालिग बेटी को दस्तयाब करने की गुहार लगाई। दरअसल पीड़ित परिवार का कहना है कि करीब 10 माह पहले उनकी 14 वर्षीय बेटी को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया, जिसकी शिकायत शहर थाना पुलिस को की गई, लेकिन पुलिस द्वारा अब तक नाबालिग को दस्तयाब नहीं किया गया और पुलिस इस कार्रवाई में कोई रुचि भी नहीं दिख रही है। इसी बात से परेशान पीड़ित परिवार नारी शक्ति टीम के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। यहाँ टीआई संदीप मंगोलिया को एसपी अनुराग सुजानिया के नाम ज्ञापन सौंपा और नाबालिग को जल्द दस्तयाब करने की मांग की। वहीं कार्रवाई न होने की स्थिति पर अनशन करने की भी चेतावनी दी। लोग कलेक्टर साहब भी लाएगा तो मैं कलेक्टर ऑफिस में कल परसों आके 10 दिन की मोहलत है, उसमें हमें मेरी जान दे दूंगा और उन लोगों को मार दूंगा, उसकी माँ को खत्म करके आऊंगा, मैं डायरेक्ट खत्म करके आऊंगा। मैं यहाँ के जर खा के यहाँ मर जाऊंगा इनके सामने। जब तक मेरी लड़की नहीं आएगा मैं इनको परेशान कर दूंगा। रोज रोज आऊंगा यहाँ कलेक्टर ऑफिस में और यहाँ के मरूंगा मैं। ये सुनो नहीं कर रहे, 1 महीना से आयोजन दे रहे हम, हमारी सुनो ही नहीं कर रहे। वो 1 महीने से दे रहे हैं हमें, 1 महीना हुआ तो जब से आयोजन दे रहे हैं, पुलिस वाला सुन नहीं रहा, कलेक्टर साहब नहीं सुन रहा है। तो मेरी बच्ची मर गई या जिंदी है क्या पता है, इन लोग सुन नहीं कर रहे। नहीं सुन करेगा तो मैं 10 दिन में बोल दी इन्होंने, 10 दिन में नहीं ला के देगा तो मैं खुद यहाँ के कलेक्टर साहब के पीछे मर जाऊंगा। क्या? मेरा नाम संतोष भाई है चौहान। मेरी लड़की 10 महीने से गायब है, पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे, तो हम आज एसपी साहब के यहाँ धरना लेके बैठे हैं। क्या जवाब दिएगा आपको? बोल रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं, पर 10 दिन की बोल रहे हैं। 10 दिन में अगर नहीं होंगी कार्रवाई तो हम या तो उसके घर वाले को मार देंगे या हम मर जाएंगे। कहाँ से ले गए थे आपकी लड़की? बालागंज से ले गया था, महेश खटीक नाम है उसका, और 13 साल की लड़की है। पुलिस वाले के पास जाते हैं तो कुछ भी नहीं करते, बस आश्वासन देते हैं कि हाँ ढूंढ रहे, पर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। हम आगे रह के बोलते हैं, उसके बाद भी वो कुछ भी नहीं कर रहे ना। एसपी साहब कुछ कर रहे हैं, इनके यहाँ पे 7-8 आवेदन दे दिया और एसपी साहब बोल रहे हैं कि नहीं हम कार्रवाई कर लेंगे, पर एसपी साहब में भी कुछ दम नहीं लग रहा मेरे को। 10 महीने हो गए, ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने हुए, और 13 साल की है। कल से अगर इसके साथ कुछ हो जाएगा तो उसके जिम्मेदार कौन रहेगा? अब वो मार दी उसको कि जिंदा है ये भी पता नहीं है, कुछ तो पता चलता है ना। अब वो लड़के के माँ बाप से बात हो रही उस लड़के की, पर पुलिस वाले ने हमको ये भी बता दिया, पर फिर भी ये पुलिस वाले नहीं मान रहे, उसके माँ बाप को भी नहीं उठा रहे। रतलाम जिले के जावरा नगर से निकाली बाबा खाटू श्याम निशान यात्रा मंगलवार को मंदसौर शहर में पहुंची। यहां खाटू श्याम भक्तों द्वारा बाबा की यात्रा व भक्तों का स्वागत किया गया।
जावरा नगर के राजेश माली मित्र मंडल द्वारा लगातार 3 वर्षों से बाबा खाटू श्याम निशान यात्रा निकाली जा रही है, जो कि जावरा नगर से पैदल चलकर राजस्थान के सावरिया सईद दरबार होते हुए सीकर स्थित बाबा खाटू श्याम के दरबार में पहुंचती है। भक्तगण उत्साह के साथ इस पैदल निशान यात्रा में शामिल होते हैं। मंगलवार को मंदसौर पहुंचे सभी बाबा खाटू श्याम भक्तों का स्वागत सम्मान किया गया। राजेश माली यात्रा जावरा जिला रतलाम मध्य प्रदेश से यात्रा प्रारंभ हुई है, जो सांवले सेट होते हुए खाटू श्याम जी मंदिर सीकर जिले में राजस्थान को जाएगी। सत्यप्रकाशगढ़। कहाँ से आए आप? ये यात्रा जावरा से खाटू श्याम राजस्थान के लिए जा रही है। हमारे पूरे पूज्य गुरुदेव आशीष जी शर्मा के मार्गदर्शन में तीसरी पैदल यात्रा है। राजेश जी माली के मार्गदर्शन में यह खाटू यात्रा निकलती है, राजस्थान खाटू श्याम मंदिर जाएगी। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।